सरकार ने 2014 से 2017 के बीच हर साल करीब 122 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर कुर्बान कर दिए। 3 साल तक हर दिन 60 फुटबॉल ग्राउंड के साइज के जंगल काटे जाएं, इतने जंगल काटे जा चुके हैं। अभी कुछ टाइम पहले मुंबई की आर्य कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाने के लिए 3500 पेड़ काटने का ऑर्डर पास हुआ है। मेट्रो की पार्किंग करने के लिए शेड इन मुंबई's लास्ट रिमेनिंग ग्रीन कवर। I'll give you a second to laugh at that. दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में हम सब में से किसी को भी इतनी ज्यादा बात नहीं पता थी। जब पूरी कंट्री में लॉकडाउन चल रहा था, उस समय हमारी सरकार ऐसे लॉज, ऐसी पॉलिसीज बना रही थी जिससे हमारे आने वाले समय में, आने वाले हमारे फ्यूचर को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक इंसिडेंस होता है जहां पर केरला में एक एलिफेंट को मार दिया जाता है लोगों के द्वारा। उसको इतनी ज्यादा हाइप मिलती है क्योंकि वो हम सब के सामने आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एक एलिफेंट रिजर्व में जैसे भी चाहे वहां पर कोल माइनिंग की इजाजत दी जाती है, जिससे तकरीबन पूरी वाइल्ड लाइफ, वहां पर जो एलिफेंट रिजर्व है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए हमें चलता है। लेकिन हमें इस चीज के बारे में बात करनी होगी क्योंकि लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते ऐसी लॉज, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिससे हमारी सरकार हमारे फ्यूचर को आने वाले समय में किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं, जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक बीमारी पूरी कंट्री को रोक देती है, पूरे वर्ल्ड को रोक देती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाले समय में आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो में मुझे आप सबकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये हमारे सब के फ्यूचर की बात है। ऐसी चीजें जो हम सब इग्नोर करते हैं, ऐसी बातें जो गवर्नमेंट लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज हम इग्नोर करते हैं, जिसके बारे में पता नहीं चलता, हमारी आंखों के सामने वो चीजें नहीं आती, इसीलिए हम सबको वो चीज चलती है। इसीलिए उसको रोकना होगा, ये कल्चर खत्म करना होगा, और इसमें आप सबकी काफी ज्यादा जरूरत है। हम सबको यूनाइट स्टैंड करना होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो आज के समय में है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो है कोल को लेकर, कोल माइनिंग को लेकर। कोल माइनिंग से हर साल तकरीबन 1,20,000 लोग मरते हैं, और कोल माइनिंग की वजह से हर साल हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तकरीबन 29,500 करोड़ का इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को 2017 में नुकसान हुआ था कोल माइनिंग की वजह से। जहां पर एक तरफ हमारी सरकार जो है वो हमें सोलर पावर के लिए इतना ज्यादा एक्साइट करती है, सोलर पावर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन दूसरी तरफ कोल माइनिंग जैसी बातों से हमारी सरकार जो है वो हमें डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे फ्यूचर को और हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कोल माइनिंग की वजह से जो हमारी मेजर बायो रिजर्व्स हैं, मेजर एलिफेंट रिजर्व्स हैं, उनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया जाता है। जहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, दिहाइंग पटकाई इन असम, जिसको अमेज़न ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, उसको कोल माइनिंग के लिए परमिशन वहां पर दे दी गई है, जिससे आने वाले समय में पूरा एलिफेंट रिजर्व जो वहां पर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक एलिफेंट के इंसिडेंट से हम सबको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल किया जाता है क्योंकि वो चीज हमारी आंखों के सामने आ रही होती है। लेकिन ऐसे मेन मुद्दे जिससे पूरा एलिफेंट रिजर्व डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं होती क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा होता, इसलिए हम सबको वो चीज चलती है। ऐसा ही एक और इंसिडेंस है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हासदेव अरण्य फॉरेस्ट, जो जहां पर मेजर ट्रिब्यूटरीज है महानदी रिवर की, वहां पर भी माइनिंग के लिए परमिशन दे दी गई है, वहां पर कोल माइनिंग के लिए परमिशन दे दी गई है, जिससे तकरीबन 4 करोड़ लोगों को नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि 4 करोड़ लोग हैं जो वहां पर महानदी रिवर पर पानी के लिए, फॉर इरिगेशन पर्पस और ड्रिंकिंग वाटर के लिए उस पर डिपेंडेंट है। अगर वहां पर परमिशन दी जाती है तो वो जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो फॉरेस्ट से गुजरती हैं, उनको काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी और जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली लोगों पर होगा, और इससे बहुत ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। तकरीबन आप ये मानकर चलिए 3 से 4 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे वहां पर माइनिंग करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया है छत्तीसगढ़ में।
अब इस सब को लेकर एक और कंसेप्ट हमारे सामने आता है, दैट इज परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली ये होता है कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा आइस जमा होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस जमा हुए होते हैं। जब वहां पर आइस मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद वहां की जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में आना शुरू कर देते हैं। परमाफ्रॉस्ट की वजह से आने वाले समय में ये जो लाखों वायरस और बैक्टीरिया जमा हुए हैं बड़े बड़े ग्लेशियर्स में, अगर वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट होने लग जाते हैं, तो आप सोचकर देखिए, एक कोरोना वायरस की वजह से, एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया रुक गई थी एक समय पे, और अगर ऐसे लाखों बैक्टीरिया और वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो आप सोचिए आपको कितना ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, आपकी आने वाली जनरेशन को कितना ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। अब सारा कुछ ये जो भी होता है, ये होता है डेवलपमेंट के लिए। हमारी सरकार बोलती है हमें डेवलपमेंट कर दी, तो प्रोजेक्ट क्लियरेंस जो होती है वो तेजी से कर दी जाती है, जहां पर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं। कोल माइनिंग के लिए जो वहां पर रिजर्व्स होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होती हैं, वहां पर परमिशन दे दी जाती है। लेकिन वहीं पर एक बात आती है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेरा मतलब है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, एक ऐसी असेसमेंट क्राइटेरिया बनाया गया है, दैट इज एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया था 1986 के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बाद, जहां पर कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोजेक्ट, उसको क्लियरेंस सरकार की तरफ से तभी मिलेगी जब ये देख लिया जाएगा कि उस प्रोजेक्ट की वजह से इन्वायरमेंट पर कितना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। अगर इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट हो रहा है तो उससे प्रोजेक्ट को अच्छे से क्लियरेंस नहीं दी जाती, जल्द से क्लियरेंस नहीं दी जाती। लेकिन जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, इसने पास्ट में काफी ज्यादा हेल्प की है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसकी वजह से जो सरकार है, बहुत ज्यादा ऐसी मॉडिफिकेशंस इसमें की है, जिसकी वजह से ये जो पूरा इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, इसको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया। अब मेन बात यहाँ पर यही आती है मेरी आज की वीडियो की, जिसकी वजह से मैं बना रहा हूँ इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में 2020 का जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई है इसको लेकर, उसमें सरकार ने ऐसे ऐसे रेगुलेशंस, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना दी हैं जिससे जैसे वो चाहें वो इन्वायरमेंट से खिलवाड़ कर सकते हैं। पॉलिटिशियन जो है हमारे, जैसे चाहें इन्वायरमेंट से खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेन मुद्दा होता है डेवलपमेंट। लोगों को ये चीज नहीं मालूम होती कि एक डेवलपमेंट होती है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, जहां पर हमें ये देखना होता है कि डेवलपमेंट की वजह से हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को कोई इंपैक्ट ना हो। लेकिन पॉलिटिशियंस का यही काम होता है, उनको चाहिए होती हैं वोट्स, इसीलिए प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दी जाती है। अब ये जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की 2020 ड्राफ्ट आया है, उसमें सबसे पहली जो चीज रखी गई है, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द गवर्नमेंट। ये जो पूरा ड्राफ्ट है, इससे सरकार को काफी ज्यादा परमिशन है। सरकार क्या कर सकती है कि इससे जो पब्लिक एंगेजमेंट होती है, अब क्या होता है कि आप कभी भी ऐसे देखते हो, इन्वायरमेंट से लेकर कोई भी चीज हो रही है, उस समय जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होती हैं, वो एक तरह से आवाज उठाने लग जाती है। जैसे आपने एरे फॉरेस्ट के दौरान देखा होगा, मुंबई में जो हुआ था, वहां पर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने, एनजीओज ने अपनी आवाज उठाई थी। उस समय उस प्रोजेक्ट को वहां पर रोक दिया गया था और जो फॉरेस्ट था उसको हार्म करने से बचा लिया गया था। लेकिन इस ड्राफ्ट पॉलिसी में सरकार अपने आप को ऐसी पावर्स दे रही है जिससे पब्लिक एंगेजमेंट जो है उसको कम कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप आवाज उठाना भी चाहोगे, वो जो प्रोजेक्ट है उसको सरकार क्लियरेंस दे सकती है। और इसके साथ साथ सरकार ये भी करेगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक हाईलाइट ना हो, इसीलिए अंदर ही अंदर उनको क्लियरेंस दे दी जाएगी। सेकेंडली, ये जो पूरा इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, इससे सरकार ने एक ऐसा चेंज किया है जिससे डेफिनेटली आने वाले समय में हमारे इन्वायरमेंट को इंपैक्ट होगा। इसमें सरकार ने एक ऐसा लॉ, एक ऐसी पॉलिसी मैं बोलूंगा रख दी है, जिससे कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, सपोज कीजिए उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, वो क्लियरेंस जो है वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद भी ले सकता है। मतलब अब अगर कहीं पर कोल माइनिंग होनी है, उससे पूरे एलिफेंट रिजर्व को डिस्ट्रक्शन होनी है, कोई भी कंपनी वहां पर माइनिंग स्टार्ट कर सकती है, बिना परमिशन के, बिना क्लियरेंस के वहां पर प्रोजेक्ट अपना लगा सकती है, और जो क्लियरेंस है वो बाद में ले सकती है। थर्डली, ये जो बनाया गया है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट, इसमें सरकार ने ये भी पॉलिसी रखी है, अगर कोई भी इसको वायलेट करता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस को वायलेट करता है,
तो उसको बाद में क्लियरेंस के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए आपने किसी को मार दिया, बाद में वहां पर जाकर सॉरी बोल दी, ऐसा ही कुछ इस पॉलिसी में रखा गया है, इस ड्राफ्ट में रखा गया है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो पिछले कुछ सालों से, कुछ नहीं बहुत सारे सालों से चला आ रहा है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसा सरकार चाहेगी, जैसा हमारे पॉलिटिशियंस चाहेंगे, वैसे ही वो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगी। अब आप सोचोगे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ तो हाईलाइट नहीं हुई। अब मैं आपको बताऊंगा अगर ऐसा होता है, क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली अभी से हो रहा है, आप सबको दिख रहा है, अगर ऐसा होता है तो आपका फ्यूचर कैसा दिखने वाला है, उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगले 30 सालों में जो मुंबई सिटी है हमारी, वो एक तरह से सबमर्ज हो जाएगी समुद्र में, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं। सेकेंडली, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बंगाल के टाइगर्स हैं वो एक तरह से वाइप आउट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। थर्डली, हिमालयन ग्लेशियर्स जो है हमारे डबल स्पीड से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, और आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको परमाफ्रॉस्ट के बारे में बताया, उससे आप खुद सोचिए कितने ज्यादा वायरस, बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, और ऐसी बीमारी जो है जैसे कोरोना वायरस जैसी बीमारी, ऐसी और कितनी ज्यादा बीमारियां हमारी कंट्री में फैल जाएंगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में बाय 2030 तकरीबन 34 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हो जाएंगी। 34 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जो हमारी कंट्री की जीडीपी है वो घटकर 10% हो जाएगी। दैट इज जीडीपी पर कैपिटा, पूरी जीडीपी नहीं, जीडीपी पर कैपिटा 10% कम हो जाएगी बाय 2050 क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसी के साथ साथ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा अगले 80 सालों में, 80 ईयर्स में, जिसकी वजह से जो हमारे कंट्री के मेजर पार्ट्स है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। जो ड्रायर पार्ट्स हैं जैसे राजस्थान के कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर ड्राई रहता है, इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, वहां पर और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर और ज्यादा बारिश होगी, और आने वाले समय में थंडर स्टॉर्म्स की वजह से, लाइटनिंग की वजह से बहुत ज्यादा लोग मरने शुरू हो जाएंगे। इस साल भी हमने देखा अभी पिछले कुछ दिनों में लाइटनिंग की वजह से कितने ज्यादा लोग मर गए बिहार में। तो ये सब कुछ आने वाले समय में हमारे फ्यूचर में हो सकता है। ऐसा हमारा फ्यूचर आने वाले समय में दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, रीजनल गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हमारे इन्वायरमेंट से खिलवाड़ कर रही हैं। इसीलिए अब हमें इस चीज़ में यूनाइट होना पड़ेगा, हमारी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये जो हमारी सरकारें खिलवाड़ कर रही है, उसके लिए आवाज़ उठाइए। बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रही है, हमारे इन्वायरमेंट को लेकर। वर्ल्ड लेवल पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, इंडिया में भी चल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ आप वहाँ पर अपनी सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगी। क्योंकि हम यूथ हैं, हमारे आने वाले बहुत साल पड़े हैं, हमारी जनरेशन है, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा। ये चीज़ हमें नहीं चलती, ये जो पूरा हमारा एटीट्यूड है, चलता है का एटीट्यूड है हमारी कंट्री में, इसको हमें रोकना होगा। और आने वाले समय में हमारे फ्यूचर को हमें ही प्रोटेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, मैं अब ये चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चाहे मेरी और पिछली कोई भी वीडियो को मत शेयर कीजिए, मैं खुद ही आपको बोल रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्यूचर डिपेंडेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए, कैसे स्टेप्स लेने चाहिए हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, उस समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।